मोदी की तैयारी क्या सब पर भारी पड़ने वाली है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया बैठकों के जरिए संयोजकों की तलाश कर रहा है। 2024 चुनाव के लिए पीएम मोदी ने ऐसी तैयारी कर ली है जो सब पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एक तरफ विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है तो मोदी मंत्र से एनडीए ने जीत की तैयारी कर ली है, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को करीब 8 महीने का वक्त बचा हुआ है। उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का घमासान है, जिसे लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। और इस सेमीफाइनल और फाइनल दोनों को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की पुख्ता तैयारी है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया बैठक कर संयोजक चुनने की कोशिश करेगा, आगे की रणनीति पर बातचीत करेगा, वहीं दूसरी ओर 1 सितंबर को ही एनडीए अपनी आखिरी रणनीति तैयार कर लेगा। यानी बीजेपी तैयारियों के लिहाज से विरोधियों से 4 कदम आगे नजर आ रही है। यह पूरी फॉरवर्ड प्लानिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार की है। उन्होंने ही सारे धुरंधरों को मैदान में उतार रखा है। खुद भी राज्यों से लेकर, संगठन से लेकर, सांसदों से लेकर विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी पूरी तरह से एक्शन में हैं और यही कारण है कि उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक जीत का समीकरण अभी से तैयार कर लिया है। पीएम मोदी की फॉरवर्ड प्लानिंग की बदौलत बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही है और 2024 की जीत को पिछली जीत से बड़ा बनाने की तैयारी में। 2024 चुनाव को लेकर पीएम मोदी का क्या कुछ कहना है, आपको वो पहले सुनवाते हैं। विपक्षी दलों की इन हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार भाजपा की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। बावजूद इसके बीजेपी ने कैंडिडेट्स के लिस्ट के ऐलान का सिलसिला शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली लिस्ट आ चुकी है। राजस्थान की भी पहली लिस्ट जल्द ही जारी की जा सकती है। एमपी की दूसरी लिस्ट भी जल्द आने की उम्मीद है। इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी हर कदम रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है और हर कदम फूंक फूंक कर चल रही है। रणनीति को समझने के लिए एमपी से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा से एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया गया है। क्या है मेगा प्लान, आइए आपको जल्दी से बताते हैं। बीजेपी एक साथ 5 जन आशीर्वाद निकालने की तैयारी में है। 10,000 किलोमीटर सफर करके इस यात्रा को निकाला जाएगा। हर यात्रा में 40-40 विधानसभा सीट कवर करने की तैयारी है। यात्रा के दौरान हर दिन 5 बड़ी और छोटी सभाएं करने की तैयारी की जा रही है। हर दिन 10 नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के फायदे आम लोगों को गिनवाए जाएंगे और इसके लिए तैयारी की जा रही है। अब मध्य प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के दिग्गज चेहरों को उतारने की तैयारी की जा रही है, जिसमें फिर इस बार बीजेपी सरकार का नारा दिया जाएगा। बीजेपी की इस यात्रा को दिग्गज नेता ही हरी झंडी दिखाएंगे। एक नजर डालते हैं कौन यात्रा कब शुरू होगी और कौन उसे हरी झंडी दिखाने की तैयारी कर रहा है। पहली यात्रा जो है वो 3 सितंबर को चित्रकूट से शुरू होगी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी यात्रा 5 सितंबर को मंडला से शुरू होगी, इसकी भी शुरुआत अमित शाह करेंगे। तीसरी यात्रा की बात करें तो ये 3 सितंबर को खंडवा से शुरू होगी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। चौथी यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही करेंगे, जो 4 सितंबर को नीमच से शुरू होगी। सीएम शिवराज की विधानसभा बुधनी से होते हुए यह भोपाल पहुंचेगी। 5वीं यात्रा की शुरुआत 6 सितंबर को श्योपुर से होगी, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के हर विधानसभा सीट से होते हुए यात्राएं 24 सितंबर तक भोपाल पहुंचेगी, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाकुंभ आयोजित किया जाना है। इसमें करीब 10 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुलाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है।
इसमें खुद पीएम मोदी भी शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में 2024 चुनाव को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। पसमानदा मुसलमानों की फिक्र, यूसीसी का जिक्र, विरोधी खेमे में खलबली मचा गया था। इस बार के पीएम मोदी के दौरे पर भी संभावना जताई जा रही है कि ऐसे मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री करेंगे और ये न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिहाज से बल्कि 24 में भी बड़ा मुद्दा साबित होगा। प्रधानमंत्री का पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा से बीजेपी की फिर से सत्ता हासिल करने की तैयारी हमने आपको दिखाई। तो वहीं राजस्थान में 4 परिवर्तन यात्राओं के जरिए सत्ता से गहलोत सरकार को हटाने का प्लान भी सामने है। बीजेपी राजस्थान में 2 बार महत्वपूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और दोनों ही बार बीजेपी ने राजनीतिक यात्राएं निकाली थी। इस बार राजस्थान में जीत दिलाने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाला है। वो 4 परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत के लिए राजस्थान के 4 अलग अलग छोर पर मौजूद प्रमुख धार्मिक स्थलों का चयन भी कर चुके हैं। कैसे ये प्लानिंग है, आइए आपको बताते हैं कि राजस्थान जीतने के लिए पीएम मोदी का मंत्र क्या है, किस तरह से परिवर्तन यात्रा से गहलोत सरकार को हटाकर सत्ता हासिल करने की तैयारी की गई है। आइए इस पर भी एक नजर जल्दी से डालते हैं। बता दें आपको कि 2 सितंबर से 4 परिवर्तन यात्रा निकाले जाने की तैयारी है। सभी 200 विधानसभा सीटों को कवर करने की तैयारी है, यानी कि एक भी सीट छूटनी नहीं चाहिए। आदिवासी, दलित, किसान, युवा, महिलाओं को साधने की कोशिश इन यात्राओं के जरिए होगी। अपनी जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाने की कोशिश होगी। गहलोत सरकार की विफलताओं को भी बीजेपी आम लोगों के बीच ले जाएगी। भ्रष्टाचार का मामला हो, पर्चा लीक मामला हो, रेप और हत्या के आंकड़े हो, अपराध हो, ये तमाम मुद्दे लेकर बीजेपी आम लोगों के बीच जाएगी और गहलोत सरकार के बारे में लोगों को बताएगी। राजस्थान में बीजेपी 4 परिवर्तन यात्रा निकालेगी जो इस तरह से डिजाइन की गई है कि ये सभी विधानसभा सीटों को कवर करेगी। मध्य प्रदेश की ही तरह यहां पर भी प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नेता शामिल होंगे और दिग्गज नेता ही इन यात्रों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो आपको इन यात्राओं के बारे में भी अब जानकारी देते हैं। ये यात्रा किस तरह से शुरू होंगी और कौन कौन इन्हें शुरू कराएगा। पहली परिवर्तन यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 सितंबर को सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से रणथंभौर से रवाना करेंगे। 18 दिन में 1847 किलोमीटर चलने वाली ये यात्रा 47 सीटों को कवर करेगी। दूसरी यात्रा 3 सितंबर को डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम मंदिर से अमित शाह रवाना करेंगे, जो 19 दिन में 2433 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 52 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। तीसरी परिवर्तन यात्रा 4 सितंबर को जैसलमेर के रामदेवरा से रवाना होगी, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे और यात्रा 18 दिन में 2574 किलोमीटर चलेगी और पश्चिमी राजस्थान की 51 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस यात्रा से मेघवाल, जाट, कुमावत, माली जैसे वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। चौथी परिवर्तन यात्रा 5 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी गांव से रवाना करेंगे, जो 18 दिन में 2128 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 50 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी। चारों परिवर्तन यात्रा 22 से 23 दिन का सफर तय कर जयपुर पहुंचेंगी। यात्राओं का समापन 25 सितंबर को जयपुर के धनाख्या में होगा, जो बीजेपी के संस्थापकों में शामिल दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली भी है। यहां पर बड़ी सभा का आयोजन करने की तैयारी है, जिसे प्रधानमंत्री खुद संबोधित करने जा रहे हैं। हो सकता है तब तक बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट भी आपके सामने हो और इस लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 राज्यों की बात हो गई, अब आपको लिए चलते हैं तेलंगाना को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पुख्ता प्लानिंग लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए महीनों पहले से खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं। 2 दिन पहले तेलंगाना दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और बीआरएस दोनों को एक साथ निशाने पर लिया था। कांग्रेस को 4G पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस एक ही परिवार की 4 पीढ़ियों ने चलाया है। साथ ही उन्होंने तेलंगाना के सीएम केसीआर पर भी हमला बोला और कहा था कि ओवैसी के साथ गठबंधन करके तेलंगाना मुक्ति संग्राम के योद्धाओं के सपनों को इन लोगों ने तोड़ा है। अमित शाह का यह बयान तेलंगाना के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने के तौर पर देखा जा रहा है। सुनिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह को। ये कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी। 4 जनरेशन पार्टी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है। केसीआर बाद में केटीआर और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है। ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा। अब कमल की बारी है। प्रधानमंत्री हर रणनीति में 2 कदम आगे रहते हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री पीपल टू पीपल कनेक्ट में यकीन करते हैं। हर कार्यक्रम पर, हर मौके पर वो लोगों से संवाद करना नहीं भूलते हैं। पीएम मोदी की जीत की प्लानिंग का एक और उदाहरण आपके सामने रखते हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद पीएम मोदी ने इसरो पहुंचकर, बेंगलुरु पहुंचकर वैज्ञानिकों से मुलाकात की। उस दिन मैं खुद बेंगलुरु में मौजूद था। बेंगलुरु में जब HAL हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री आए, उन्होंने सबसे पहले लोगों से बातचीत की, इसरो की कामयाबी के बारे में बताया और यह भी बताया कि दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर आए तो इसरो को लेकर क्या बातचीत हो रही थी। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में और दिल्ली में एक रोड शो किया। तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर है ये बेंगलुरु की है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए हजारों लोग सड़क पर उमड़ आए। और इस दिन मैं खुद यहां पर मौजूद था और प्रधानमंत्री को लेकर जो उत्साह था वो जबरदस्त था। यहां पर कोई चुनाव की बात नहीं हुई, किसी तरह के पोलिंग की बात नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर वैज्ञानिकों की कामयाबी का जिक्र किया और जिक्र किया भारत का मान वैज्ञानिकों ने दुनिया में किस तरह से बढ़ाया है। इसके बाद प्रधानमंत्री यहां से दिल्ली पहुंचे। जल्दी से दिल्ली की तस्वीर लेकर आइए। दिल्ली में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली। ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, जहां पर मनोज तिवारी और बाकी तमाम नेता, जेपी नड्डा, तमाम नेता प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे। लेकिन यहां पर भी सैकड़ों हजारों लोग प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए और उनको सुनने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी की यह कवायद कार्यकर्ताओं को सड़क पर एक्टिवेट करने का था, लोगों से संवाद करने का था, उनमें जोश भरने का था और भारत की कामयाबी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किस तरह से देखा जा रहा है यह बताने का भी था। मोदी की तैयारियों का यह नतीजा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। इसी के तहत सीटों का ABCD फॉर्मूला भी तैयार हो गया है, जिसे हम इंडिया बोल रहा है में आपको दिखा चुके हैं, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार फिर से इस फॉर्मूले को आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी ने सीटों को इस बार 4 कैटेगरी में बांटा है, ABCD। ए कैटेगरी वो सीटें हैं जो बीजेपी हर बार जीतती है, बी कैटेगरी वो सीटें हैं जिन पर हार जीत दोनों हुई है, सी कैटेगरी वो सीट है जिन पर बीजेपी कमजोर है और डी कैटेगरी वाली सीटों में बीजेपी चुनाव कभी नहीं जीत पाई है। इसी फॉर्मूले के तहत एक बार फिर से सीटों का बंटवारा होगा, जिसके लिए पीएम मोदी सांसदों के साथ बैठक कर चुके हैं। जीत के लिए बीजेपी आश्वस्त है, लेकिन सी कैटेगरी की 160 सीटों को जीतने के लिए 1 सितंबर को आखिरी रणनीति बनेगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। आइए आपको बताते हैं ये तैयारी किस तरह से। 2019 में हारी गई सी और डी कैटेगरी की 160 सीटों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि 160 सीटें वो होंगी जहां पर मामला क्रूशियल है। 1 साल पहले ही इन सीटों को क्लस्टर में बांटा गया था। 40 केंद्रीय मंत्रियों को इन सीटों का इंचार्ज बनाया गया था। 1 सितंबर को इन सीटों के लिए अंतिम रणनीति बनाई जाएगी। सी और डी कैटेगरी सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर भी चर्चा होगी। समय से पहले प्रत्याशियों का ऐलान करने की तैयारी है। 160 सीटों में ज्यादातर सीटें साउथ की सीटें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र की भी सीटें इसमें शामिल है, जिस पर आगे की रणनीति बनाने की तैयारी है। पीएम मोदी की तैयारी इतनी है कि बीजेपी के दिग्गज नेता ताल ठोककर कह रहे हैं कि 24 में आएंगे तो मोदी ही आएंगे, और वो ऐलान भी यहां वहां नहीं, बीजेपी के
बड़े और दिग्गज नेता कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है, और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। एक तरफ एनडीए की प्लानिंग है, पीएम मोदी की तैयारी है, जिसका सामना करने के लिए विपक्षी गठबंधन एकजुट हो रहा है, तो अभी तक विपक्ष को संयोजक नहीं मिल रहा है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन अपना संयोजक चुन रहे होंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय में 24 चुनाव की आखिरी रणनीति बनाई जा रही होगी। बावजूद इसके विपक्षी गठबंधन है वो पीएम मोदी को हराने का दम भर रहा है, तैयारी कर रहा है। आज लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नरेटी को पकड़ने जा रहे हैं हम, उनको पूरी तरह से चारों तरफ से हमने घेर लिया है और आगे हमारी तैयारी है कि 24 के चुनाव में उनको हराया जाएगा। एक तरफ लालू यादव पीएम मोदी की गर्दन पर चढ़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। एक बार इन्होंने नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। मोदी की तैयारी का एक और उदाहरण आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन सियासी पर्व बन गया है। पार्टियां महिलाओं से वादे कर उनका वोट पाने के लिए किस तरह से तोहफे की कतार दे रही है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, केंद्र सरकार ने एलपीजी की कीमतों में बड़ी कटौती की है। 200 रुपए की कटौती को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब घरेलू सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपए सस्ता सिलेंडर देने की तैयारी है। तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं क्या, और इसके संकेत प्रधानमंत्री ने पहले ही दे दिए थे। लाल किले की प्राचीर से आम जनता को राहत देने की बात कही थी। एलपीजी सब्सिडी को इसी के पहल के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तब क्या कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं। विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की है। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती। आम लोगों के लिए राहत की खबर है, गृहिणियों के लिए राहत की खबर है। किचन का बजट थोड़ा बहुत संभलेगा। इस पर हमने इंडिया से सवाल पूछा और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि त्योहारों की शुरुआत में, त्योहारों के सीजन की शुरुआत में 200 रुपए सिलेंडर सस्ता हुआ है। कहीं ये बड़ी राहत की बात है। कहीं कहीं घरों में 2-2 सिलेंडर की खपत है, तो 400 रुपए तक का बचत
की तक बचत होगी और ये एक राहत भरी बात है और इससे किचन का बजट जो है बहुत हद तक संभलेगा। लेकिन रक्षाबंधन की बात हो रही है तो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सियासत की भी बात कर लेते हैं। कुर्सी की रक्षा करे